हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए मैंने वादा किया था कि मैं 25 क्वेश्चन पर डे लाऊंगा, तो मैं पर डे 25 क्वेश्चन लेके फिर से आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि पिछले जितना भी 2-3 सेट मैंने कराया उसमें आपको आनंद आया होगा, और जो भी डाउट प्रॉब्लम होती है मैं उसको फिर अगले वीडियो में डिस्कशन करा दूंगा। तो आज चलिए कि आज देखते हैं कि आज का जो 25 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या सब होता है। तो आनंद आएगा ही, बहुत ही आनंद आने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा होगा, कहता है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही झकास है हमारे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि ए और बी मिलके किसी काम को कहता है 9 डेज में कंप्लीट कर देता है। कितने दिन में कंप्लीट करता है? 9 डेज में। थोड़ा बड़ा बड़ा की शिकायत होती है तो मैं 9 डेज में कंप्लीट कर देता है। फिर बोला कि 9 डेज नहीं, 6 डेज है यहाँ पे, 6 डेज में कंप्लीट कर देता है। फिर कहा ए अकेला उसे 9 दिन में, वो ए है दिया हुआ, 9 डेज में कंप्लीट करता है। तब आपसे बोला कि बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इसके बनाने के दो तरीके होते हैं, लेकिन पहला तरीका मैं बताता हूं कि अगर ऐसे कहीं भी हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर में और नीचे में घटा के लीजिए। 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। 3 से काट दीजिए यहाँ पे 3, यानी दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे 18, यानी कि आपका केवल बी करेगा 18 दिन में। इस तरह से आंसर निकल गया। अगर इसके दूसरे तरीके से बनाइएगा तो दूसरा तरीका ये कहता है कि आपका ए प्लस बी मिलके किया 6 दिन में और ए किया उसे आपका 9 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका? 18। तो ए बी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 3। ए केवल मिलके करेगा 2 काम। और जरा गौर से देखिए, तो ए बी मिलके करता है 3 दिन, ए 3 काम करता है एक दिन में, ए अकेला एक दिन में 2 ही काम करता है। इसका मतलब बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। यहाँ से 1 वर्क आपको कंप्लीट करेगा एक दिन में, यानी 1 डे एक दिन में करेगा। तो इसका मतलब 18 काम करना है बी को, तो बी उसको फिनिश करेगा कितना? 18/1, यानी कि 18 दिन में कंप्लीट करेगा बी। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए बस ऊपर में दोनों को गुना कीजिए और दोनों के अंतर से यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो आपका बी निकल जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन के लिए ये जो टोटल वर्क का मेथड एफिशिएंसी निकालने, ये इससे नहीं बनाइएगा, इस मेथड में इसी से बनाइएगा। अगर ऐसा है तो इसी से बनाइएगा, इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ से देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहां से दिख रहा होगा। अब चलता हूं यहां से कि नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका काफी बेहतरीन है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब चले आइए 2 देखिए कितनी बेहतरीन सा है, और ये मुझे कितना प्रोसेस देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है समलंब की दो भुजाएं। तो समलंब की आकृति ऐसे बनती है, तो ये समलंब हो गया जिसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो ये आपका ट्रेपीजियम है जिसके दो पैरेलल साइड्स की लंबाई, जो छोटी है वो 16 सेंटीमीटर है, जो बड़ी है 20 सेंटीमीटर है। इस तरीके से तो बोला उसकी लंबाई, मतलब यहाँ पे इसकी दोनों के बीच की दूरी की लंबाई होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तब आपसे बोला वर्ग मीटर में उसका एरिया क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ इट्स ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ इट्स ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू यहां से सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और दोनों के बीच की दूरी या हाइट लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1/2, और यहां से सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस दोनों को ऐड कर लेंगे 36, और यहां से इसकी हाइट ये 10 हो गया। ये 2 से इसको
18 यानी 2 से डिवाइड करेंगे 18 होगा और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करके 180, ये आपका मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर है सब जगह तो सेंटीमीटर को हटा लीजिए, मीटर में लिखिए तो ये आपका मीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं ये भी आप बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तो आपका ये ट्रेपीजियम यानी समलंब का निकल गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, ये भी आपका बहुत ही झकास क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यहां से 15%, 15%, फिर कहा 20%, फिर कहा आपसे 25%, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दिख रहा होगा यहां से, अगर मैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का बाद जब दो रो है x y और ये y%, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट मैंने बताया था कि x प्लस y माइनस x इंटू y बाय 100% में यही होता है। पहले इस दोनों का निकाल लीजिए, तो दोनों का निकालिएगा तो 15 प्लस 20 यहाँ से 15 इंटू 20 बाय 100 इस तरीके से। तो 20 से काटेंगे आप 5 टाइम्स से 5 और 5 से काटिएगा 3, तो यहाँ से 3 घट जाएगा। तो यहाँ पर जैसा ही 3 घटेगा तो पहले हुआ कितना 20 और 15 35, 35 में से 3 चला जाएगा तो ये 32% हो गया। तो अब ये 32 को इस 25 के साथ कर देंगे, यहाँ से 32 प्लस 25 और माइनस 32 इंटू 25 बाय 100, ये 25 से काटेंगे 4 और 4 से यह 8, तो 8 यहाँ पे पहले तो ये जोड़ के होगा कितना यहाँ पे देख लेता हूँ। जब ये 8 घटाइएगा तो यहाँ से 24 और 32, 24 और 25 ये 49 हो जाएगा, यानी फाइनली इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना निकल गया 49%। तो मैं ये फार्मूला लिखा खत्म है, नहीं तो आपको खटखट दो दो करके बना लीजिए, फिर दो इस दोनों को किया तो 32 आ गया, फिर जो 32 आएगा इस 25 के साथ कर देंगे, फाइनली आंसर 49%, जो ऑप्शन में है उसमें टिक लगा लेंगे। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही झकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहा 490 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। देखिए यहाँ से कहा ए का जो शेयर है वह बी के शेयर से आधा है, और फिर कहा और सी के शेयर से 3 गुना है। तो सी का शेयर अगर 1 लेते हैं तो ये 3 गुना हो गया ए, और बी का शेयर से ये आधा है, मतलब इसका दुगुना कर देंगे तो सब सेटिस्फाइड हो गया। जितना भी कहा ए का शेयर बी से आधा है, बी 6 है तो इसके आधा 3 हो गया। अब बोला ए जो है वह सी से 3 गुना है, तो सी 1 है तो इससे 3 गुना कर दिए। तो देखिए कितना झकास हो गया। अब क्या कहा मुझे निकालना क्या है, यहाँ से कहा सी का शेयर कितना, तो टोटल 490 है, टोटल कितना है 490, अनुपात में 3 और 6 मिलके 9 1 10, यानी कि अनुपात में 10 बराबर 490, तो 1 बराबर कितना ये 49, 0 से 0 कट जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 49 निकल गया, तो बोला सी का कितना, तो सी आपका यहाँ से 1 दिया हुआ है, ये 49 रुपया सी का हिस्सा आंसर आ गया। तो देखिए कितनी झकास तरीके से आपका आंसर आ रहा है। तो चलता हूं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्क्रीन पे आ गया, तो 5 देखेंगे 5 क्या कहता है। यहाँ से कहा एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, तो कहा 6% हानि पे तो ये लॉस हो गया। फिर कहता है कि यदि उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। कहता है कि 64 रुपया बढ़ा देता तो जो 6% हानि होती थी वो 10% प्रॉफिट में बदल जाएगा।
कितना कितना अधिक में करने पर, तो प्लस पहले जितनी बेचता था उससे 64 रुपया इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब दोनों लॉस और प्रॉफिट हुआ, दोनों दो रंग हुआ। जब ये दोनों दो टाइप हो गया तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16%, ये बराबर अधिक 64 रुपया। तो आपसे बोला क्या कि वस्तु की लागत कितनी होगी, यानी 100% कितनी होगी। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 64, यहाँ से 16 इंटू 100, इस तरीके से ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर 400 रुपये लगा सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बहुत ही झकास से आप समझ गए हो, मैं आशा करता हूँ ये भी समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आप बताएंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताएंगे सर एकदम झकास लग रहा है एकदम। चलिए कमेंट करना ना भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर, आप चले आइए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको देखिए। आपके स्क्रीन पे 6 दिख गया, तो देखिए आपका 6 क्या कहा। कहा एक स्कूल में 1400 छात्र हैं जिसमें 25% चश्मा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ, पहले तो टोटल 1400 छात्र हैं जिसमें चश्मा लगाते हैं कितने 25%। तो 25% का मतलब हुआ 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 350। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 और 2 5 चौका 20, यानी कि 350। यानी 1400 में से चश्मा कितने लगाते हैं, ये लगाते हैं चश्मा, ये जो है चश्मा लगाते हैं। ये चश्मा लगाते कितने हैं 350 छात्र। फिर कहा चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के, यहां से इसका 2/7, 7 से इसको काटेंगे 50, यानी कि 100 जो हो गया, इसको गुना करेंगे 2/7 से, तो 2/7 से गुना करेंगे 7 × 5 = 35, 50 और 50 गुना 100, यानी 2/7 100 के बराबर हो गया। यानी 100 जो है वो बॉयज है। 100 कितना है बॉयज है। 350 में बॉयज कितने हैं 100 जो चश्मा लगाते हैं, तो बोला स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है, तो 350 ही चश्मा टोटल लगाते हैं, जिसमें से 100 आपका लड़का ही लगाती है। तो लड़कियां कितनी हो गई 350 में से 100 को घटा लेंगे, यानी कि 250। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितनी झकास हुआ या नहीं हुआ, काफी बेहतरीन हुआ आपका। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ होंगे ना, पॉज करके देखेंगे बहुत ही आनंद आएगा और कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने बेहतरीन नहीं बताया, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम लोग चलते हैं। कहा एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12, प्रतिकूल दिशा का मतलब होता है विपरीत दिशाएं, तो विपरीत दिशाएं क्या हो गई, धारा के विपरीत दिशा के लिए अपवर्ड लिखते हैं। ये इसका कितना बोला, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर, तो यहां से लिखेंगे 12 किलोमीटर पर आवर। कहा धारा के अनुरूप डाउनवर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आपका बोला 18 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। तब आपसे प्रश्न पूछा कि यहाँ शांत जल में, स्थिर जल को ही शांत जल बोला जाता है, स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति कितनी हो जाएगी, यानी कि नौका का पूछा। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका ये 30 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 15, यानी कि 15 किलोमीटर स्थिर जल में नौका की चाल। ये जो बी इसलिए लिखा बोट, बोट मतलब नाव, ये नौका की चाल हो गई। स्पीड, एस मतलब स्पीड, जहां जहां से वो स्पीड है, तो नौका की चाल आपकी 15। इसी में बोल पूछता धारा की चाल कितनी, तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करते हैं। नाव का पूछा इसलिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट कितना शानदार है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप कहा यहां से ए बी इक्वल टू 21, ए इंटू बी इक्वल टू 21 आपसे पूछा। तो देखिए कितना सवाल झकास है।
सवाल आपसे पूछा यहाँ पे कि ए बी जो है वो 21 के बराबर है। ए बी जो है वो किसके बराबर है? 21 के बराबर है। और फिर मैं नीचे लिखता हूं यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4 इस तरीके से दिया हुआ है। तब आपसे प्रश्न पूछा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का वैल्यू क्या होगा, ये प्रश्न पूछा। तो अब जरा थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग हम लोग यहाँ से करते हैं। ये रहा हीट एंड ट्रायल मेथड कि अगर मैं a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 3 मान लूं तो ये तो सेटिस्फाइड कर गया कि 7 इंटू 3, यहां से 7 इंटू 3 लूंगा तो a इंटू b तो सेटिस्फाइड कर गया। क्या देखता हूं ये सेटिस्फाइड किया। देखिए 7 और 3 10, जोड़ करके स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 होता है और 7 में से 3 गया, 7 में से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 4 से ये 25, ये 25/4 यानी 25/4 दिया हुआ। मतलब कि हमने जो a बराबर 3 और b इक्वल टू नहीं, a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 3 जो लिया वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। जब सेटिस्फाइड हो गया तो जो पूछा उसमें रख दीजिए, वो आंसर तो इसी का निकालना है। तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर का कितना हो जाएगा 9, अब प्लस यहां से 3ab, तो 3a यहां से 7 इंटू 3, तो अब सबको जोड़ लीजिए, ये 49 और 9 कितना हो जाएगा 58, और यहां से 7 या 21 या 63, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 9 8 और 3 11 1 और 6 और 5 11 1 12, 121 जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लेंगे। 121 121 आपका आंसर हो गया। तो आप देखिए कि मजा आया कि नहीं मजा आया, बहुत एकदम झकास तरीके से लग रहा होगा नहीं सर जो है एकदम क्लास में है। ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में मजा आने वाला है। ठीक जैसे मैंने ऑफलाइन में लेता था क्लास, एकदम टनाटन क्लास, उसी तरह से कंटिन्यूअस क्लास चलेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस तरीके से लिखा हुआ, मैं लिखता हूं यहां से d टू द पावर s प्लस t, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहां से d और s लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको ब्रैकेट कर दिया, फिर से डिवाइडेड बाय d और ऊपर में t लिख दिया। बोला मान क्या होगा, इवैल्यूएट, इसका मान पूछा आपसे। मैं आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा यहां से, तो अब आपको दिखने लगा। अब यहां से आपका d टू द पावर s प्लस t और ये d पर पावर s डिवाइडेड लगा हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिवाइडेड का मतलब होता है नीचे, तो यहाँ पर d लिख दिए s प्लस t है, जहां जहां डिवाइडेड के बाद वाले टर्म का जो पावर है उसको घटा लीजिए s, फिर इसका पावर यहाँ से t घटा लीजिए। देखिए दिस से दिस कैंसिल, दिस से, तो ये फाइनली आंसर क्या होगा d टू द पावर 0 इक्वल टू यहाँ से 1। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया 1। एक दूसरा तरीका भी देख सकते हैं ऐसे कि d s प्लस t लिखा हुआ, अगर डिवीजन फॉर्म है तो इसको 1 बाय d पे पावर s लिखेंगे, ये भी डिवीजन लिखा हुआ तो 1 बाय d पे पावर इस तरह से t लिखेंगे। अब यहां से क्या हो गया, इसको ऐसे d पे पावर s प्लस t तो लिखा हुआ, लेकिन गुणा के टर्म में अगर बेस समान हो तो पावर जुट जाता है s प्लस t, इसको काट के यहाँ पे 1 लिख सकते। तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ऊपर वाले तरीके से देखिए, ऊपर देखिए डिवीजन जितना फॉर्म रखा हुआ उसके पावर को क्या करना माइनस में लिख देना। लेकिन ये तभी संभव होगा जब बेस सबका क्या हो समान हो। जैसे यहाँ भी बेस d है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तभी पावर को आप घटा सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से 1 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितनी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 जो है
इस तरीके से कहा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा। तो कुछ नहीं है, आप यहां से देखिए, पहला तो 33 जो है 42 और 115 डिग्री ये डिग्री में। दूसरा ऑप्शन कहता है यहां से दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा चलिए दिख रहा होगा। अब यह करना है कि पहला तो ये लिखा हुआ, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ 40 और ये 70 डिग्री और ऊपर में लिखा हुआ 80 डिग्री, फिर लिखा हुआ 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 100 डिग्री, फिर अगला जो लिखा हुआ वो 50 है, 60 है और ये 70 है, इस तरीके से लिखा हुआ। और आपसे प्रश्न में पूछा कि एक त्रिभुज का तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा। देखिए तीनों कोणों का संभावित मान आप लोग तो पहले से बचपन से जानते हैं कि त्रिभुज का ये ऑप्शन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये तो आप बचपन से जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है, सम जो होता है वो आपका कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देखते हैं यहाँ पे जोड़ के, देखिए 3 और 2 5 और 5 यहाँ से कितना हो गया 0, 10 एक बचा, 1 1 2 और 2 और 4 6 और 3 9, यहाँ से ये 190, ये त्रिभुज के तीनों कोण हो ही नहीं सकता है, राइट, क्योंकि 180 पूरना चाहिए। अब यहाँ से देखिए 70 और 40 110 और 80 100 कितना हो गया, फिर से 90, ये भी खत्म। 60 और 30 90 और 100, फिर से ये 190 आ गया, फिर ये खत्म। और ये 60 और 50 110 70 180, तो यही आपका सही आंसर होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जोड़ के देखा 190 आ रहा था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है फाइनली आंसर हुआ। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये भी बवाल क्वेश्चन है, जब देखेंगे तो आनंद ही आनंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नहीं क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है वो कहता है कि त्रिभुज BDCE जो है त्रिभुज ABC के माध्यक, माध्यक का मतलब मीडियन जो होता है, माध्यिका जिसको बोलते हैं वो हुआ, और E07 है और C की लंबाई बहुत ही जगह। पहले तो आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए जैसा दिया हुआ है, मैंने ड्रॉ कर लिया फिगर को और जैसा दिया हुआ है, और यह A होगा, यहाँ से B होगा और ये C होगा, एक ऐसे बना लीजिए और यहां से ऐसे बना लीजिए, ये D हो गया और ये E हो गया, और बीच में O दिया हुआ है। अब यहां से कहा कि गौर से EO जो है वो 7 है, लेकिन जब ये बोला माध्यिका है, दोनों माध्यिका काटती है तो 2:1 के अनुपात में काटती है। जब दोनों माध्यिका, जब ये माध्यिका इंटरसेक्ट करती है, एक किसी त्रिभुज में माध्यिका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है एक दूसरे, तो केंद्र जो होता है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जब ये इंटरसेक्ट किया तो ये केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, तो ये जो है माध्यिका को 2:1 के रूप में विभाजित करेगी, डिवाइड करेगी। तो बोला C की लंबाई क्या होगा, तो 1 बराबर जब 7 हो गया तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 40, तो आपका यहां से टोटल लंबाई, टोटल आपका CE, तो CE बराबर क्या होगा EO और OC, तो आपका यहां से 7 और प्लस 40 यानी कि 21 सुनहरे अक्षरों से आंसर हो गया। तो अब बताइए झकास तरीके से बना कि नहीं बना, बहुत ही झकास, यानी कि ये 7 और ये 1 बराबर 7 तो 2 बराबर 14 से 14, यानी 7 प्लस 14 को ऐड किया 21, इस तरीके से 21 आपका आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको इस तरीके से झकास क्वेश्चन है। 12 को देखते हैं। कहा यदि sec² थीटा प्लस tan² थीटा, यहां से जो दिया हुआ उसको देखिए,
sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3। ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है, पहले से ये आपका गिवन है। तो गिवन है तो यहां से देखेंगे, गिवन है तो हम लोग करेंगे क्या, जब आपका यहां से गिवन है, दिख रहा होगा गिवन है, कहा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3, ये आपका गिवन है। और आपका वैल्यू किसका निकालने के लिए बोला, sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो sec 4 थीटा ये tan 4 थीटा, यानी sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला। लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहीं पे होता है तो उसको क्या लिखते हैं, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, यही फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से tan स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो आप बचपन से जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये बचपन से जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसके जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये तो ऑलरेडी गिवन है, जब गिवन है तो क्या पुट कर देंगे, √3। तो आप बताइए कि इसका आंसर निकालने में कितना सेकंड लगा। इस तरह से फाइनली आंसर कितना निकल गया, √3, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपका। झकास से आंसर मारेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, खटाखट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये आपका आ गया 13। देखिए 13 क्या कहा, 13 कहता है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या खोजने के तो यहाँ पर देखेंगे 999 का वर्ग, इस तरीके से। तो 999 का वर्ग लिखना आपको सिखाया था, 999 का वर्ग लिखना सिखाया था। और अगर इससे पहले अगर मैं बात करूं 1000 की, 1000 की बात करूं इसका वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 1 पे 6 जीरो, कितना होगा, 6 जीरो हो जाएगा। तो लेकिन ये बोला 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, 6 1 7, तो 7 अंक का हो गया। लेकिन 6 अंक का बड़ी होनी चाहिए, अगर एक इससे घटा देते हैं तो वो हो सकता है आपका 6 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी हो सकता है लेकिन वर्ग तो नहीं होगा। तो वर्ग होने के लिए 1000 में से एक अंक घटा दिए 999। अब 999 का वर्ग लिखते हैं। तो 999 का वर्ग लिखने का तरीका मैंने बताया था कि दाईं ओर से कुछ भी हो एक लिख देना है। अब 9 की संख्या कितनी है, 3 है। 9 की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो 9 की संख्या 3 है तो एक घटा देंगे तो 2 संख्या बचेगी, तो 2 जीरो लिख देंगे। उसके बाद 8 लिख देंगे। 1 हमेशा ऑलवेज लिखेंगे, 8 ऑलवेज लिखेंगे। जितनी 9 की संख्या होगी उतना बीच में जीरो, और जितनी जीरो लिखा उतना ही 9 यहाँ पर लिख देंगे। यही आपका 999 का वर्ग हो गया। जब 999 का वर्ग हुआ, आप देखिए 6 अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6, यही सबसे बड़ी आपका संख्या है, जो 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये इसको बोलेंगे वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है, तो 999 का वर्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर जिस ऑप्शन में दिखे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तो टिक लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, ये भी आपका झकास होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला आपका कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 160 है। देखिए ये भी कितनी शानदार है, उसको देखता हूं। क्वेश्चन जो है काफी शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं यहां से देखिए कितनी शानदार है। अब यहां से देखें, कहा कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 है। तो यहां से बॉयज हो गया, ठीक है, 50 लड़कों 30 लड़कों की औसत आयु कितना, और शेष लड़का, ये बॉयज यहां से 1, ये बॉयज का दूसरा भाग B2 ले लिया। कहा कि जहां पे 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु, जो 30 वाली है ये 30 है तो बचा इसको 20, ठीक है। तो जो 30 लड़का है उसका औसत आयु दिया हुआ है कितनी, 160 दिया हुआ है। लेकिन 20 लड़कों की, अब कहा शेष लड़कों की औसत आयु 165, शेष का कितना दिया हुआ है 165।
अब यहाँ से बोला टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, मतलब ये कितनी हो जाएगी, और संख्या दे दिया कितना, तो ये इधर से 30 हो गया और इसको यहाँ से ये 20 कर लिया, ये 0 से 0 कट गया। तो अब जरा घटाइए कि 160 और 165 है, एवरेज जो होता है इस दोनों के बीच में होता है। तो अब यहाँ से देखिए कि 165 में से क्या घटाएंगे कि 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या घटाएंगे कि इसमें से इसको घटाने पर ये 2 आ जाए। तो एक एवरेज तो एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, तो 160 छोटी है तो इससे बड़ी होगी, तो 100 में अपना 62 लिख दिया, तो 162 में से 160 घटेगा 2 सेटिस्फाइड हो जाएगा, 165 में से 3 घटाएंगे, 165 में से 162 घटाएंगे 3 जो सेटिस्फाइड कर जाएगा। एवरेज जो हो गया, टोटल एवरेज जो निकलेगा 162, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूं, ये तरीका कि अगर बोला टोटल तो यहां से करेंगे 30, पहला लड़के हैं तो 30 को 160 से गुना कर देंगे, ये हो गया 160। अब प्लस आपका 20 है, यहां से 20 इंटू 165 लिख लेंगे, बट्टे यहां से दोनों को जोड़ के 50 हो गया, दोनों को जोड़ के 50, ये आपका रिक्वायर्ड एवरेज निकल जाएगा। ये जो है रिक्वायर्ड एवरेज जो होगा ये निकल जाएगा। तो 0 से ये 0 कट गया और 5 से यहाँ पे 6, 0 से ये 0 कट गया, 5 से यहाँ 33, तो 33 गुना ये कितना हो जाएगा 66, और ये 16 छक 96, अब जोड़ देंगे 6 6 12 9 और 6 15 16, 162 निकल गया। तो दो तरीका मैंने बताया, एक तरीका आपका इस तरीके से और एक तरीका इस तरीके से, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता हो उससे आप आंसर टिक लगा सकते हैं, काफी बेहतरीन तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है। देखिए अलजेब्रा आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख गया होगा, अलजेब्रा। तो देखिए अलजेब्रा कहता क्या है, अब अलजेब्रा का आनंद लीजिए। और अलजेब्रा के लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे YouTube चैनल उड़ी एकेडमी पर अलजेब्रा का बहुत सारा लेक्चर मैंने दे रखा है, आप वहां से बहुत सारे कांसेप्ट को सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो गिवन है उसको देखता हूँ। कहा a माइनस बी इक्वल टू 2 एंड a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 26, ये गिवन है, ये आपका गिवन है, यहां से आपका गिवन है। तो यहां से आप करेंगे क्या, काफी बेहतरीन है गिवन है ये। जब आपका ये गिवन है, गिवन है आपका, कहा a प्लस a माइनस बी इक्वल टू 2 a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 26, तो आपसे बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, देखना क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करता हूं। ये कहता है a का वैल्यू अगर 3 रख लूं और b का वैल्यू 1 रख लूं, तो 3 में से 1 गया 2, ये तो सेटिस्फाइड हो गया। अब इसको चेक करता हूं, a का क्यूब दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 यानी कि ये 26 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना वो सही है। तो सही है तो आपका आंसर क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और इस तरीके से आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लेंगे, काफी बेहतरीन है। तो अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए काफी झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको एकदम आनंद आ जाएगा देख के। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये आपका गिवन है। यहां से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, और उसके बाद बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस 4 का क्यूब, फिर बोला y माइनस 2 का क्यूब, और फिर z माइनस 3 का क्यूब। अब माइनस 3 यहाँ पे माइनस 3, तो माइनस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3x माइनस 4 y माइनस 2 एंड z माइनस 3, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला। देखिएगा यहाँ से, कहा यहाँ से x माइनस 4 का क्यूब प्लस y माइनस 2 का क्यूब प्लस z माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 4 इंटू y माइनस 2 z माइनस 3। तो इस तरीके से आपका इसका वैल्यू निकालना। y माइनस z जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है वो गलत है, उसके जगह पे आप 2 बना लेंगे।
जहां पे y माइनस जेड है वहां पे 2 बना लेंगे, क्योंकि y माइनस 2 होगा, राइट। अब चलिए इसका मान बोला निकालेंगे। हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करेंगे। यदि x बराबर 4 मान लूं, y बराबर 2 मान लूं और z का मान 3 मान लूं, तो 4 और 2 6 और 3 9 सेटिस्फाइड हो गया। और जब सेटिस्फाइड हो गया तो यहां से पुट कर देंगे। तो x की जगह पर 4 पुट करेंगे, यहां से ये 4, तो 4 माइनस 4 0, 0 का क्यू यानी 0 आ जाएगा। फिर y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 0 का क्यू यहां से 0 हो जाएगा। प्लस z की जगह पर 3 पुट करेंगे, 3 में से 3 का क्यू यानी 0 का क्यू 0 आ गया। माइनस यहां से भी पुट करेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर यहां भी 2 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 0। और यहां भी आपका 3 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 0। यानी सब आपका 0 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 0। तो इस तरह का आंसर आपका 0 निकल गया। कितनी बेहतरीन तरीके से आपका सवाल बन गया, देखते ही आपका टिक लग गया कि आंसर आपका 0 होगा। आनंद आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे ये आया। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 क्या कहता है। कहा एक त्रिभुज एबीसी के 3 माध्यिका, माध्यक लिखा हुआ है, एडीबी और सीएफ माध्यक है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का, चलिए यहां से कहा त्रिभुज एबीसी के 3 माध्यक एडीबी और सीएफ एक दूसरे को जी पर काटते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 36 हो तो सीजीई का क्षेत्रफल, पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए जो आपको क्लियर कर देगा इस तरीके से। ये आपका A, यहां से B और ये C, तो ये आपका यहां से, ये यहां से और ये यहां से, तो किसके किसके साथ है AD, ये D है, यहां से E है और ये CF है। टोटल का एरिया 36 है, तो 36 है। ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब कि माध्यिका द्वारा जो कटा और उससे जो टुकड़ा बना छोटा छोटा, वो 6 टुकड़ा बना, वो 6 से डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया में तो निकल जाएगा 6। इसका मतलब यह हुआ कि छोटा छोटा जितने भी एरिया आपको दिख रहा है वो सब आपस में इक्वल है। इसका मतलब भाग दे दिए 6 से, 6 टुकड़ा था तो सबका एरिया 6 6 6 6 निकल गया, ठीक है। तो आपसे पूछा कि त्रिभुज सीजीई, तो केंद्रक जी हो गया, तो सीजीई मतलब इस टुकड़े का वैल्यू पूछा, तो इस टुकड़े का यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सीजीई का पूछा, तो ये भी आपका 6 निकलेगा। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ गया, काफी बेहतरीन तरीके से आपका यहां से आंसर आपका निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना निकल गया, सीजीई बराबर 6 निकल गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका यहां से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 18 है। 18 पे आएंगे। 18 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही आनंद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो कोई बात नहीं है, यहां से देखिए, यहां पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से है। एक वृत्त की जो जीवा है वो आपका दिया हुआ है यहां से, यहां पे देखिए एक वृत्त की जो जीवा है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यहां से मैं एक जीवा बना लूं इसको ऐसे और त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये त्रिज्या के बराबर होगा कि ये सभी कोण 60, ये भी 60 और ये भी 60 बनेगा। त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो सब रेडियस ही हो जाएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, रेडियस ही हो गया। अब प्रश्न में बोला तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण, मतलब कि उसके एक छोर पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ये एक छोर हुआ जीवा का, तो उस पे एक जो है मैं यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दिया ऐसे करके, स्पर्श रेखा हो गई। तो कहा कि एक जीवा स्पर्श रेखा के बीच का कोण ये बराबर पूछा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जब किसी सर्कल के सेंटर से उसके स्पर्श रेखा पर जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है तो वो लंब होता है, मतलब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है। तो एक 60 है और 60 पूरा 90 होता है, जिसमें यहाँ पे 60 है, इधर बार कितना बचा 30। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा कि स्पर्श रेखा ये हो गया और आपका जीवा आपकी ये हो गई, तो आपकी टोटल 90 होता है। ये टोटल मतलब कि स्पर्श यहां से और यहां आपका ये हो गया, तो आपका इस तरीके से बन गया।
तो काफी बेहतरीन तरीके से चलिए दिख रहा होगा आपको, बहुत ही शानदार आपका यहाँ से। तो स्पर्श, ये आपका सेंटर, और सेंटर से जब ये स्पर्श रेखा पे खींची जाती है तो वो क्या होती है, वो लंब बनाती है, लंब होती है। ये लंब जो उसमें ये यहाँ तक आपका 60 डिग्री दिया हुआ, इधर पूरी 90, ये 60, तो जो बच गया वो तो 30 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से आपका स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल जो होगा वो आपका कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो ऑप्शन में 30 डिग्री देखिए और टिक लगा लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और थोड़ी सी अभी दिक्कत है, अभी आपको कभी कभी कोई फिगर स्पष्ट नहीं दिखता होगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, अभी शुरुआती दौर है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश में हूँ कि सारी समस्याओं को बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट किया जाए, जो आपको एकदम झकास लाल पीले हरियर में दिखाई देगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सर जो है अभी लाए हैं, उनको उत्साह को बढ़ाना है, और आप लोग जितना हो सके अपने बच्चों को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कराना ना भूलेंगे। अगर अच्छा लगता होगा तो, ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लगता हो कि सर बेहतरीन पढ़ा रहे हैं तो जरूर आप बच्चों को बताइए। चलिए नेक्स्ट कहता है, यहाँ से गिवन है 19, कहा पाई साइन थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से पाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ तो दोनों को भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, ये से ये कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ से ये 1 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 45, यानी इतना बटे इतना कर दिया। जैसे ही पाई साइन थीटा 1 है और पाई कॉस थीटा 1 है, दोनों को डिवाइड कर दिया एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस tan थीटा, पाई से पाई कैंसिल, ये 1, तो थीटा बराबर कितना 45। तब आपका आंसर यहां से बोला है √3, यहाँ पे tan2/3 थीटा, इस तरीके से आप +1। देखिए इसका आंसर निकालना। अब जरा आंसर इसका दीजिए, काफी बेहतरीन है। यहाँ से तो ये √3 होगा ही। अब थीटा का मान 45 रखिएगा, तो 45 गुना, अगर थीटा का मान यहाँ पे 45 रखे तो 45 गुना 90, और 90 को 3 से काट दीजिएगा तो 30, ये हो गया आपका tan 30 +1। और tan 30 का वैल्यू 1/√3 +1 होता था, कैंसिल हो गया, तो ये 1 + 1 इक्वल टू आपका फाइनली आंसर 2 हो गया। तो इस तरीके से आंसर 2 हो गया। अभी थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम के कारण लगता है कि बहुत कम दिख रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, आगामी जब बनेगी तो बेहतरीन बनेगी। आगे अगला जो वीडियो होगा आने वाला, वो आपको बेहतरीन जाने वाला है, कुछ ही दिनों की प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपको कहा काफी बेहतरीन है, उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट बोला 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है। ठीक है, बीच का अंतर 93। अब यहाँ से रेट आपका 10% हो गया और ये 3 इयर्स हो गया, तो CI में SI जो होता है वो तो R × T होता है, R × T%, तो R × T, R ये है, T ये है, तो कितना हो गया 30%, ये हो गया, कितना हो गया ये 30%। तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ से ये 30% हो गया इस तरीके से, यहाँ पे ये आपका 30%। तो R × T ऐसा होता है, लेकिन CI कितना होता है, तो CI होता है इसका 33.1%। ये कैसे होता है मैं वीडियो बनाऊंगा लेक्चर CI का, वहां पे आपको आनंद आ जाएगा, देख करके मजा आ जाएगा, तो देखिएगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर जब रेट 10% हो, समय 3 इयर्स हो, तो याद कर लेंगे 33.1%, राइट।
अब कहता है दोनों का यहाँ से दिया हुआ है अंतर, तो अंतर कितना का हो जाएगा 3.1% का, यानी कि ये 93 दिया हुआ है, तो 100% बराबर कितनी हो जाएगी 100% इसलिए निकालेंगे, बोला राशि निकालेंगे, ये 93 बाई 3.1 इंटू 100, यहाँ से पॉइंट घटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, ये 3 टाइम से कट जाएगा, तो आंसर राशि कितनी हो जाएगी 3000 यानी 3000 रुपए जो है उसकी राशि हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट भी आपकी झकास है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ से बहुत ही अच्छा लगने वाला है, जब आप बनाएंगे इसे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का, और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, कहा एक ध्वज स्तंभ पर रखे, ध्वज के शीर्ष और तल छूट गया है, वहां पे शीर्ष और तल होना चाहिए। एक ध्वज स्तंभ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये ध्वज स्तंभ हो गया, ठीक है, ये इस तरह ये आपका हो गया। उस पर ध्वज के शीर्ष, अगर मान लीजिए ध्वज के यहाँ से शीर्ष हो गया, राइट, के शीर्ष और तल 30 मीटर दूरी से उन्नयन कोण क्रमशः, यानी 30 मीटर की दूरी पर यहां से लेके यहां तक, यहां पर बनाता है ये आपका 45 डिग्री, ये 45, लेकिन उसका तल से जो बनाता है वो 30 डिग्री पे बनाता है, इस तरीके से। तब आपसे प्रश्न पूछा गया कि ध्वज की ऊंचाई, तो ध्वज तो यहीं से होगा, यहां से यहां तक की ऊंचाई आपसे पूछा। तो अब जरा गौर से देखिए, अगर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 ये 45 तो ये भी 45, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगी बराबर होगी, तो बराबर होगी ये 30, तो ये भी टोटल यहां से लेके यहां तक 30 हो जाएगा, बात खत्म। एक तो मैंने क्लियर कर लिया, अब दूसरा 30 डिग्री में। तो फिर मैंने आपको बता रखा कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज में ये 30 हो तो 30 के बगल वाले को भुजा को अनुपात में √3, और उसके ये जब एक 30 हो गया 60 वाले को अनुपात में 1 मानते हैं। ये तो मैंने शॉर्ट आउट करा दिया। तो ये 30 के बगल में है 30, तो ये बराबर कितना, इसका मतलब ये है तो √3 बराबर 30 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, ये 1 बराबर हो जाएगा 30 बटा √3, √3 से काटेंगे तो 10√3 आ जाएगा, इसका मतलब ये 10√3 हो गया। जब ये 10√3 हो गया, यही तो ध्वज की ऊंचाई है, यही ध्वज की ऊंचाई है। यहाँ से ऊंचाई जो होगा ये वाली ऊंचाई, ये जो ध्वज है इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक s मान लिया, ये ऊंचाई बराबर क्या होगा टोटल 30, और 30 में से 10√3 को घटा दो, 10√3 को घटा, और √3 का जो वैल्यू है 1.732, एक से गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे 17.32, अब इसको घटा लीजिए, ये 8 हो जाएगा, 9 में से ये 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12.68 मीटर जो है आपको इस तरीके से आंसर हो गया। तो मैंने आपको कहा था कि अभी तो आपको 2-4 क्वेश्चन कम, चूंकि डाटा कराता है तो मैं हटा देता हूँ, डाटा फिर एक जगह कलेक्शन करके बताऊंगा। घबराइएगा नहीं, थोड़ी सी लाइट में प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी धुंधलाहट आपको होगी, फिर भी घबराइएगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये 25 क्वेश्चन पर डे जाता रहेगा। मैं प्रयास करने में लगा हूं कि बेहतरीन से बेहतरीन आपको आप तक पहुंचा पाऊं, इसलिए कोशिश करना है। जब भी आपको अच्छा लगे तो आपको बस करना क्या है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना है, थोड़ा लाइक कर देना है, थोड़ा कमेंट कर देना है। यही तो चीज है जो हम और आपको एक जोड़ के रखेगा, एक कड़ी मजबूत करके रखेगा, और इसी तरह से आपका जाएगा। मैं गारंटी करता हूँ आपको क्लास की तरह इन्वायरमेंट मिलेगा, यहाँ पे लगेगा कि मैं क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ, बस केवल ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।